आम साधारण रोज़मर्रा के जीवन में आपको बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं या बहुत सी बातें आप के सुनने में आती हैं, जिसमें आपको बहुत बार लगता है कि इसके बारे में सदन में ये जो मुद्दा या विषय है इसको उठाया जाए। तो मिसिंग बच्चों का जो एक मुद्दा है, वो अखबार के माध्यम से हो या आम चर्चा के माध्यम में बहुत बार सुनने में ये बात आती है कि बच्चे मिसिंग हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने ये सवाल लगाया था, जिसका विस्तृत जवाब सरकार की ओर से आया। मुख्यतः 3 बिंदु इसमें उठाए गए थे। एक तो ये कि जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, लड़के और लड़कियां अलग अलग पूरे देश की। दूसरा, उसमें से कितने लोग रिकवर किए गए हैं या ढूंढ लिए गए हैं या पाए गए हैं, उसकी एक संख्या हो सके। और तीसरा कि इस पूरे विषय में जो सरकार है उसने किस प्रकार का एक तंत्र बनाया है या किस प्रकार का सिस्टम स्थापित किया है ताकि इस चीज़ को रोका जा सके या इसके बारे में जानकारी मिल सके, और जानकारी यदि मिल सके तो उसके बाद इस प्रकार के जो खोए हुए बच्चे हैं उनको दोबारा से पाया जा सके। तो इस संबंध में एक विस्तृत जवाब फिर केंद्र सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखा गया है। सर, कितने मिसिंग अगर बात करें? देखिए, पूरे देश की यदि मैं बात करूं तो 3.25 लाख बच्चे मिसिंग हैं पिछले 5 साल का जो आंकड़ा है 2028 से जून 2023 तक का। और उस 3.25 लाख में से 2,12,000 लड़कियां हैं, और इसके अंदर जो रिकवरी है अभी तक वो करीब 2,40,000 की है। लेकिन उस रिकवरी में मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि चिंता का विषय वो बहुत अधिक है, कि लड़कों की संख्या रिकवरी में तो ज़्यादा है, लेकिन जो लड़कियों की संख्या जो 2012 की जो मिसिंग की संख्या है उसमें रिकवरी सिर्फ शायद 1,70,000 की है। तो वो अपने आप में अलग अलग प्रश्न जो है वो उठाती है। और यदि आप बात करें मिसिंग की हरियाणा, पंजाब या एनसीआर का, तो मैं आपको आंकड़ा ये दे सकता हूँ। पंजाब में जो मिसिंग हैं वो 947 हैं, हरियाणा में करीब 2,500 मिसिंग हैं, और इसके अलावा दिल्ली में करीब करीब 23,000 बच्चे हैं जो इस 5 साल की अवधि में जो मिसिंग थे। और इसमें यदि रिकवरी की बात करें तो हरियाणा में जो 2,500 मिसिंग थे उसके अगेंस्ट 2,800 की रिकवरी है। और पंजाब में जो 947 जो मिसिंग थे, रिकवरी करीब 450 की है। और दिल्ली में ये संख्या जो है रिकवरी की ये 16,500 है, अगेंस्ट जो 23,000 मिसिंग हैं। तो इस प्रकार का आंकड़ा है। और ये पूरे देश की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग अलग आपको मिलेगी। कहीं पे ये संख्या बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में संख्या करीब ना के बराबर है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये संख्या ज़्यादा है, और कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे इन बच्चों को जो इनकी ट्रैकिंग है या जो इनकी रिकवरी है उसका जो प्रतिशत है वो और प्रदेशों से बेहतर है। तो इस प्रकार का इसका अगर आदमी गहनता से अध्ययन करे तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर निकल के आ सकती हैं, जिस पे आगे योजना बनाई जा सकती है, पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिसके ऊपर फिर काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्योंकि मैं कोई उस नाते इस क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया, तो कोई ये सारी वो सुनी सुनाई बात के बारे में मैं कह सकता हूँ, या जो अखबारों के माध्यम से कभी कभार आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इसमें क्योंकि इस आंकड़े का ब्रेकअप नहीं है कि इसके कारण क्या हैं या कहाँ पे ये बच्चे जाते हैं, लेकिन एक साधारणतः हम यदि अपने आसपास देखें तो बहुत से आपको बच्चे अलग अलग जगह पे अपने आर्थिक हालात से तंगी के कारण शायद वो अपने घर से भागे हुए हैं या आए हुए हैं। आपको चौराहों पे वो भीख मांगते नज़र आ जाएंगे। लड़कियां जो इतनी संख्या में जो मिसिंग हैं, हो सकता है देह व्यापार का में उनको धकेल दिया जाता हो, या जिनको हम डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं उसमें चले जाते हों। कई बार खबरें इस प्रकार की भी सुनने में आती हैं कि छोटी बच्चियों की गैर कानूनी रूप से शादियां कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार के बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं उसमें पूरे विस्तार से तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे उसकी उस प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कारण सामाजिक और आर्थिक
दोनों हैं। और इसीलिए ये जो कम से कम आंकड़ा है, ये एक शुरुआती तौर पे आपको ये बता सकता है कि चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको अपने क्षेत्र में कहाँ से काम शुरू करना है और किस प्रकार की समस्या का रूप कितना बड़ा है, वो इस आंकड़े से उनके सामने आ सकता है। लेकिन सर अब देखिए, विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता है और सरकारी पक्ष उस चर्चा के लिए तैयार है। मुद्दा ये है, मुद्दा है मणिपुर के ऊपर विस्तृत चर्चा हो उस बारे में। अब जो नुक्ताचीनी जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और जिसकी वजह से पार्लियामेंट में अवरोध है और वो पार्लियामेंट चल नहीं पा रही, वो ये है कि कौन से रूल के तहत वो चर्चा हो। अब मेरा तो ये मानना है कि यदि दोनों पक्ष इस पर चर्चा चाहते हैं तो ये कोई इतना बड़ा या इतना मुश्किल विषय नहीं है कि कौन से रूल के तहत ये चर्चा हो। और इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें गतिरोध ख़त्म होगा और मणिपुर पे चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। और उसके साथ साथ, क्योंकि इस बार का जो सेशन है उसमें बहुत से ऐसे बिल हैं जो कानून की शक्ल लेने के लिए पेश किए जाएंगे, जो बहुत अहम हैं देश के लिए, बहुत बड़े देश के तबके के लिए उनकी अहमियत है। चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित हो, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट से संबंधित हो, चाहे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से संबंधित हो, हमारा जितना ये जो फौज का तीनों विंग्स जो हैं उनसे संबंधित जो इंटर सर्विसेज डिसिप्लिनरी बिल एक है, वो चाहे उसका जिक्र हो, ये सारे बहुत ज़रूरी बिल्स हैं। और यदि संसद सही तरीके से चलेगी तो इन पर सार्थक चर्चाएं होंगी, वाद विवाद होगा, लोग अपने विषय रखेंगे और जो कानून अंत में इससे निकल के आएगा वो एक बेहतर कानून होगा लोगों की भलाई के लिए। और इसीलिए मेरी तो उम्मीद ये है कि ये मणिपुर के विषय पर चर्चा हो ताकि ये गतिरोध समाप्त हो और जो सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो इस सेशन में टेकअप हो सके। वही ये देखिए, जेजेपी से ना तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव के समय में कोई समझौता था, ना असेंबली के समय में कोई समझौता था। ये जो समझौता हुआ था हरियाणा में, ये बिल्कुल और सिर्फ क्योंकि हमारा पूरा आंकड़ा नहीं आ पाया था, हम 40 पे रह गए थे, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाया था, तो प्रदेश में एक स्थायी सरकार हम दे सकें, उस नाते ये समझौता किया गया था। ये किसी भी प्रकार का इलेक्टोरल अलायंस नहीं था, या ये भी कहें कि किसी प्रकार का वैचारिक अलायंस हो, वो भी इसमें बात नहीं थी। सिर्फ एक स्थायी सरकार देने का मुद्दा था जिसके ऊपर ये अलायंस हुआ था। बाकी अब क्योंकि हम चुनावी वर्ष में आ गए हैं और पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद असेंबली के चुनाव होने हैं, तो जो भी हमारा जो कार्यकर्ता है या नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने अपने विचार इस मामले में व्यक्त किए हैं। और जो नेतृत्व है हमारा, चाहे हमारे प्रभारी हों या जो केंद्र का नेतृत्व है, उनको जो हमारी परिस्थितियां हैं प्रदेश की इस गठबंधन के संबंध में उससे अवगत कराया गया है। बाकी अब फैसला जो है वो केंद्र नेतृत्व को लेना है। हाँ, जहाँ तक जो अभी एनडीए की जो मीटिंग का सवाल है, उसमें तो 38 दल आए थे उसमें, और जेजेपी क्योंकि सरकार का हिस्सा है हरियाणा में, तो स्वाभाविक सी चीज़ है उनका होना वहाँ पे तो लाजमी था। इस तरीके से देखने इसमें ये एक क्या बोलूँ, राजनीति कह लीजिए, लोकतंत्र का एक पहलू है। मैं मौजूदा सांसद हूँ, मुझसे पहले दुष्यंत सांसद थे वहाँ से, और उनसे पहले कुलदीप बिश्नोई सांसद थे वहाँ से। तो यदि वो अपने आप को मानते हैं कि वो भी लोकसभा चुनाव वहीं से दोबारा लड़ें, तो उसकी कोशिश करेंगे। अपने अपने स्तर पे हर आदमी प्रयास करता है। और लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की इलेक्शन में टिकट किसको मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, उसका निर्धारण, उसके लिए तो बहुत समय है। अभी तो चुनाव जो है वो अप्रैल मई में होना है, तो अभी तो उसमें करीब करीब आप मान के चलिए 9 महीने तो कम से कम हैं। तो अभी तो उस स्टेज पे ही नहीं पहुँचे कि जहाँ पे ये विषय को सीरियसली डिस्कस किया जा सके। हाँ, आज के दिन ये अटकलबाजी का और लोगों की जिज्ञासा बनाए रखने का विषय हो सकता है, लेकिन सही मायने में राजनीतिक विषय हो, इसको मैं नहीं मानता।